ज्वाइन कर लेना एक, ध्रुव आप ज्वाइन कर लेना, अभी आपको ऐड किया हुआ मैंने, नहीं चलेगा, एक बार बाहर बोल दो ज्वाइन करने के लिए। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए जी, तो आज हम अपना CMA इंटर कंपनी अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था कि सिलेबस क्या है हमारा, किस तरीके से हम कवर करके चलेंगे, ये सारी चीज़ें लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। नाउ अब हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। एक बेसिक टॉपिक है आपको कंपनी अकाउंट समझने के लिए, क्योंकि देखो कंपनी अकाउंट जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, सारी बातें हमें किसकी करनी है, कंपनीज की करनी है। इस सब्जेक्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के बारे में डिस्कस करना है। अच्छा, कंपनीज के लिए सबसे मेन चीज शेयर्स ही तो होते हैं, क्योंकि कंपनी की कैपिटल क्या होती है, शेयर कैपिटल ही होती है। तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि कंपनी के पास पैसा कहां से आता है, शेयर्स से पैसा आता है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल हमारा एक बहुत क्रिटिकल एरिया बनेगा इस सब्जेक्ट के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, हो सकता है क्वेश्चन ना भी आए इसमें से, क्योंकि आगे और भी कई सारे चैप्टर हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, उनमें से तो आ ही जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है इसमें से क्वेश्चन आएगा। बट फिर भी आपको ये समझना जरूरी है, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट ना आगे आने वाले चैप्टर में हर बार आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। टाइम बचाने के लिए मैंने क्या कर रखा है, इस चैप्टर के ना पहले से ही नोट्स तैयार कर रखे हैं, ठीक है। ये नोट्स है हमारे हैंड रिटन नोट्स पूरे शेयर कैपिटल के ऊपर। इसमें क्या क्या कवर है, इशू, फोरफीचर एंड री इशू। ये जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूं ना, इसमें क्या क्या कवर है, इसमें कवर है आपका टॉपिक ऑफ इशू, फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, ये सब चीजें कवर हैं। बाकी जो टॉपिक्स बचे जैसे बोनस इशू, राइट इशू, ये सब चीजें मैं आपको लिखवाऊंगा, ये सब चीजें मैं आपको क्या करूंगा, लिखवा दूंगा, ठीक है। तो इशू, फोरफीचर, री इशू, इसके लिए हमें कहानी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं लिखवाने लगूंगा तो इतना कोई रेलेवेंस वाली बात मुझे लगेगी नहीं, ठीक है। तो इसको हम यही नोट से ही कवर करके चलेंगे, ठीक है, टाइम बचा लेंगे अपना, ठीक है। और पहले भी आपने कहीं ना कहीं इसको 12th क्लास में पढ़ रखा है, तब भी कोई हम कह सकते हैं कोई ऐसा कोई इतनी लंबी चौड़ी दिक्कत हमें आने नहीं वाली, ठीक है। आइए जी, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। ओके, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, या आप कह सकते हो इशू, फोरफीचर एंड इशू ऑफ शेयर्स। ओके, सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाट इज अ कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, ये आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी सुना होगा कहीं ना भाई, कैपिटल वर्ड तो सुना ही होगा ना, कैपिटल वर्ड। कैपिटल क्या होती है, कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में भूल जाओ, जनरली कैपिटल क्या होती है, फंड्स इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज कैपिटल। मतलब बिजनेस के अंदर जो ओनर ने पैसा लगा रखा है उसे हम कैपिटल बोलेंगे। तो फंड्स प्रोवाइडेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, ठीक है। कैपिटल जो होती है हर एक बिजनेस एंटिटी की, उसकी फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड होती है कि भाई वो किस फॉर्म में बिजनेस कर रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं सोल प्रोप्राइटर की, सोल प्रोप्राइटर में जो पैसा लगाता है ओनर, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर बोलते हैं, वो हमारी कैपिटल होती है। लाइबिलिटी की अगर बात करोगे तो सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, हाँ, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एंटिटी के ऊपर कोई डेट्स आ जाएंगे तो जो ओनर होगा वो पर्सनली भी लायबल होगा। तो सोल प्रोप्राइटर में जो लाइबिलिटी बनती है वो क्या बनती है, अनलिमिटेड बनती है, ठीक है। यही अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप में ओनर्स को क्या बोला जाता है, पार्टनर्स बोला जाता है। उसमें जो कैपिटल होती है उसे क्या बोला जाता है, पार्टनर्स कैपिटल बोला जाता है। पार्टनरशिप में भी जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, आपकी अनलिमिटेड ही होती है। यानी कि अगर पार्टनरशिप फर्म के ऊपर डेट्स आ रहे हैं और पार्टनरशिप फर्म के एसेट से वो डेट पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो उस केस में पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल टू पे ऑफ द डेट्स, ठीक है। यही अगर मैं बात करूं कंपनी की, एक कॉर्पोरेट एंटिटी की बात करूं, कंपनी की बात करूं, तो कंपनी में ओनर्स को क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर्स बोला जाता है। कंपनी जो पैसा लगाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, जो कैपिटल आती है उसे बोला जाता है शेयर कैपिटल। और कंपनी में जो लायबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स की, वो क्या होती है, लिमिटेड होती है टू द इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स हेल्ड। मतलब अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर ले रखे हैं तो मैक्सिमम मुझे उस कंपनी को कितना पे करना है, जितना उस शेयर का इश्यू प्राइस है,
उससे ऊपर थोड़ी ना कंपनी मुझसे मांग सकती है, कभी भी नहीं मांग सकती। भाई अगर मान लो मैंने एक कंपनी के 10,000 शेयर ले रखे हैं और उस कंपनी के 10,000 शेयर पे इशू प्राइस है 15 रुपए, 10 का शेयर 15 में इशू हो रखा है, हो सकता है ना 10 का शेयर 15 में इशू हो गया, इसे बोलते हैं इशू एट प्रीमियम, प्रीमियम पे शेयर इशू हो रखा है। तो मुझे मैक्सिमम कंपनी को कितने पैसे देने हैं, 1,50,000। क्या कंपनी मुझसे 150 से ऊपर पैसा मांग सकती है? कभी नहीं मांग सकती। तो इसलिए कंपनीज के केस में शेयर होल्डर की जो ओनर्स होते हैं उसकी लायबिलिटी क्या होती है, हमेशा लिमिटेड होती है अप टू द इशू प्राइस हेल्ड बाय देम, कि जितना इशू प्राइस ऑफ द शेयर है, जितनी फेस, अगर प्रीमियम पे इशू नहीं हुआ तो फेस वैल्यू कह सकते हो कि जितनी फेस वैल्यू है, जितना इशू प्राइस है, उतने तक की उनकी क्या बनेगी सर, लायबिलिटी बनेगी। उससे ऊपर कंपनी उनसे पैसा मांग ही नहीं सकती। ठीक है जी, बात समझ में आती है? ओके, तो ये तो लायबिलिटी की बात होगी कि शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। नाउ अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। देखो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैंने क्या छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया। जैसे सबसे पहले हम सीखेंगे मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, कि शेयर कैपिटल क्या होती है, कितने तरीके की शेयर कैपिटल होती है, उसे कैसे क्लासीफाई किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स, शेयर्स कितने तरीके के होते हैं। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, शेयर्स को हम कैश में कैसे इशू कर सकते हैं, कैश में कैसे इशू कर सकते हैं शेयर को। एक होता है सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, इसमें आप देखोगे अंडर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक, ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक सुना होगा कई बार। अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन बेसिकली मतलब क्या होता है कि कंपनी ने जितने शेयर ऑफर करे उससे कम एप्लीकेशन अगर कंपनी के पास आई है, उसे हम बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, कंपनी ने शेयर ऑफर करे कम लेकिन एप्लीकेशन आगे ज्यादा, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो कैसे कंपनी अलॉटमेंट करेगी शेयर्स की। इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, क्या कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट वगैरह भी इशू कर सकती है या नहीं कर सकती है, वो सब देखेंगे। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, कि कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर सकती है नहीं कर सकती है, प्रीमियम अगर प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो कैसे प्रीमियम को यूटिलाइज किया जाएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट, कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया फिर कंपनी कैसे शेयर्स को अलॉट करेगी, प्रो राटा प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट होती है। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है कि कंपनी ने पैसा मांगा, शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने मांगा नहीं, शेयर होल्डर ने पहले ही दे दिया, कॉल्स इन एडवांस। इन पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स एंड इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, इसमें एक पॉइंट नंबर 12 भी आप ऐड कर सकते हो, एक पॉइंट नंबर 12 भी ऐड कर सकते हो, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट, कि कंपनी शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे दिखाएगी, कंपनी शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे दिखाएगी। प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट। ठीक है, हालांकि बैलेंस शीट पूरी बनानी आपके इस सब्जेक्ट में आएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिखा दूंगा खाली शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट किया जाता है बैलेंस शीट में। ठीक है, किस तरीके से हमें उसे डिस्क्लोज करना पड़ता है, क्या क्या बातें डिस्क्लोज करनी है, वो सब चीजें हम इसी चैप्टर में सीख लेंगे, क्योंकि वहां पर जाके तो हम सीधा फॉर्मेट में बाकी सारी चीजें डालेंगे। तो शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन आप यहीं पर ही सीख जाओगे। ओके, चलो पहला टॉपिक उठाते हैं, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है, कितने तरीके की शेयर कैपिटल होती है, देखो वो कहते हैं टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट कॉल्ड अ शेयर। शेयर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर, शेयर क्या होता है, क्या होता है शेयर, बताओ शेयर क्या होता है। हिस्सा, अगर मैं एक लिटरल मीनिंग जाऊं शेयर का, तो शेयर का मतलब होता है हिस्सा। तो अगर कंपनी अपनी कैपिटल को कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगी तो हर एक पार्ट एक शेयर कहलाएगा। जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे को अपनी कंपनी की 10 लाख रुपए की कैपिटल रखनी है, वही तो 10 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, मैंने बोला कि मैं इस 10 लाख को ना कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूं, सो दैट हर बंदा आए उस पार्ट को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने हर पार्ट की डिनोमिनेशन रख दी 10 रुपए। तो मैंने अपनी कैपिटल को कितने शेयर्स में डिवाइड कर लिया, 1 लाख शेयर्स।
मैंने अपनी कैपिटल को कितने शेयर्स में डिवाइड कर दिया, 1 लाख शेयर्स। यानी कि कंपनी कितने शेयर पब्लिक को ऑफर कर सकती है, 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है, तो जब भी अपनी कैपिटल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हर एक पार्ट क्या कहलाएगा, एक शेयर कहलाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो स्मॉल इंडिविजिबल यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी इज नोन एज अ शेयर। ठीक है, वैल्यू फिक्स्ड ऑन शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। थोड़ा टर्म सीखते चलना। ठीक है, वो कह रहा है हर एक डॉक्यूमेंट पे जो हमने हिस्से बनाए, हर एक हिस्से पे, हर एक डॉक्यूमेंट पे जो वैल्यू प्रिंटेड है उसे हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर, पार वैल्यू ऑफ अ शेयर। यानी कि जो मैंने यहां पर ये 10 रुपए बोला, मैंने बोला हर एक डॉक्यूमेंट पे कितने रुपए प्रिंटेड है, हर एक डॉक्यूमेंट को मैंने कितने रुपए की डिनोमिनेशन दी है, 10 रुपए, तो 10 रुपए क्या कहलाएगा, फेस वैल्यू। इसे पार वैल्यू भी बोला जा सकता है, इसे नॉमिनल वैल्यू भी बोला जा सकता है। ठीक है, फेस वैल्यू बोल लो, पार वैल्यू बोल लो, नॉमिनल वैल्यू बोलो, बात एक ही है। ठीक है, मतलब जो मैंने हिस्सा बनाया तो हर एक हिस्से को मैंने क्या दिया, एक डिनोमिनेशन दे दी, तो हर एक डिनोमिनेशन क्या कहलाएगी हमारी, फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कहलाएगी। इज इट क्लियर? नाउ अब क्या जरूरी है कि कंपनी अपना शेयर हमेशा फेस वैल्यू पे इशू करे, यानी कि जितने का उसने हिस्सा बनाया क्या कंपनी उतने पे इशू करेगी, उससे ज्यादा पे भी इशू कर सकती है, कम पे अलाउड नहीं होता, ज्यादा पे भी इशू कर सकती है या उतनी ही वैल्यू पे भी इशू कर सकती है। ठीक है, तो कहते हैं कि अ कंपनी कैन इशू शेयर एट अ प्राइस डिफरेंट फ्रॉम इट्स फेस वैल्यू। अ कंपनी कैन इशू शेयर एट अ प्राइस डिफरेंट फ्रॉम इट्स फेस वैल्यू। ठीक है, द इशू प्राइस नीड नॉट टू बी इक्वल टू द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। नाउ अ डेज शेयर प्राइस इज डिसाइडेड बाय बुक बिल्डिंग प्रोसेस। चलो 3 टर्म सीखते हैं यहां पर, इतनी बातों में 3 टर्म हमारे सामने आती हैं। एक तो आ गई फेस वैल्यू, एक आ गई इशू प्राइस, और एक हो गया मार्केट प्राइस। बताओ भैया आप लोग भी, एक शेयर की फेस वैल्यू, इशू प्राइस, मार्केट प्राइस, क्या फर्क है तीनों में? फेस वैल्यू तो जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, ओके, इशू प्राइस कुछ भी हो सकता है, फेस वैल्यू से कम भी हो सकता है और फेस वैल्यू से ज्यादा भी हो सकता है। कम नहीं हो सकता, वो डिस्काउंट पे जो इशू करते हैं अलाउड ही नहीं होता डिस्काउंट पे इशू करना, कंपनीज एक्ट मना करता है। री इशू पे आऊंगा मैं बाद में, उस पर एक पॉइंट है। ठीक है, इस पे तो प्रीमियम पे भी हम कर सकते हैं ना, जब वो इशू और प्रीमियम और मार्केट प्राइस क्या होता है? जब वो बाद में जब वो एक बार इशू हो जाता है, फिर जब मार्केट के अंदर सर्कुलेट करते हैं तो उसके बाद का मार्केट। हाँ, मैं कह सकता हूं सर फेस वैल्यू तो एक सिंपल डिनोमिनेशन ऑफ अ शेयर है। फेस वैल्यू एक सिंपल डिनोमिनेशन ऑफ अ शेयर है, मतलब वैल्यू प्रिंटेड ऑन शेयर सर्टिफिकेट। अब देखो एक चीज है, मान लो ये एक शेयर है, एक मोबाइल क्या है, एक शेयर है, इसके ऊपर जो वैल्यू लिखी गई है ना, इसके ऊपर जो वैल्यू लिखी गई है, मान लो इसके ऊपर वैल्यू मैंने छाप दी 50,000 रुपए, तो ये 50,000 रुपए इसकी फेस वैल्यू है। अब ये कितने रुपए में बिक रहा है? कोई भी इंसान अपना जो सामान है सस्ता तो बेचेगा नहीं। सेम चीज शेयर पे भी जाती है कि कभी भी कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे थोड़ी ना इशू कर देगी, सस्ता तो इशू कर ही नहीं सकती। लेकिन हाँ, ये सामान महंगा जरूर बिक सकता है। वो कह रहा है इसकी वैल्यू छाप दी 50,000 रुपए, लेकिन ये बिक रहा है बाजार में कितने में, मतलब ओरिजिनली कितने में बिका, 60,000 रुपए में बिका, तो वो हो जाएगा उसका इशू प्राइस। ठीक है, लेकिन एक बार जब ये मार्केट में सर्कुलेट हो जाएगा, फिर डिमांड सप्लाई के हिसाब से इसका जो प्राइस वेरी करता रहता है उसे हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। तो यानी कि तीनों बातें फर्क है। जब शेयर पहली बार मार्केट में इशू होता है, पब्लिक को इशू किया जाता है, उसे बोला जाता है इशू प्राइस। ठीक है, यानी कि प्राइस एट विच सिक्योरिटी इज इशूड, उसे हम बोलेंगे इशू प्राइस। ठीक है, और मार्केट प्राइस क्या होता है, प्राइस एट स्टॉक एक्सचेंज। भाई स्टॉक एक्सचेंज पे सिक्योरिटी का जो प्राइस चल रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस। मतलब डिमांड, स्टॉक एक्सचेंज पे डिमांड सप्लाई है। भाई स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स का बाजार है ना, जहां पर हम जाते हैं शेयर खरीदते भी हैं बेचते भी हैं। तो खरीदते बेचते हैं तो डिमांड सप्लाई होती है। ठीक है भाई, खरीदार भी होंगे, बेचने वाले भी होंगे, तो डिमांड सप्लाई अप डाउन होती रहेगी। तो अकॉर्डिंगली उसका जो मार्केट प्राइस है वो क्या होता जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। जैसे वो पेटीएम वाला शेयर था, उसने 2000 का कुछ लिस्ट करा था, वो गिर गया था, गिर गया था।
ठीक है, जब 2000 का उन्होंने पेटीएम पे ने अपना शेयर लिस्ट किया था ना, वो इशू प्राइस था, ठीक है। अब उसकी डिनोमिनेशन हो सकता है 100 रुपए हो, 100 रुपए का शेयर 2000 रुपए में उन्होंने पहली बार लोगों को दिया, तो यानी कि सर 1900 रुपए का प्रीमियम था, यस 1900 रुपए का उसके ऊपर प्रीमियम था। तो फेस वैल्यू एक तरीके से ये बोल सकते हैं ना, जो कंपनी डिटरमाइन करती है, कंपनी डिटरमाइन करती है, जो मार्केट, यही मैंने अभी पहले बताया कि कंपनी अपनी कैपिटल को अगर कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना चाहती है तो हर एक पार्ट एक शेयर कहलाता है, ठीक है, और पार्ट के लिए उन्हें एक डिनोमिनेशन बनानी पड़ेगी, तो वो डिनोमिनेशन क्या कहलाएगी, फेस वैल्यू, पार वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। तो ये तीन टर्म समझ में आती है, फेस वैल्यू, इशू प्राइस और मार्केट प्राइस। अच्छा, कंपनी जरूरी थोड़ी ना कि अपना शेयर फेस वैल्यू पे इशू करे, वो फेस वैल्यू से ऊपर प्राइस पे भी इशू कर सकती है, कम पे अलाउड नहीं है, ठीक है, तो ऊपर प्राइस पे भी इशू कर सकती है और जितने की फेस वैल्यू है उतने पे भी इशू कर सकती है। तो जिस प्राइस पे शेयर पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है, इशू किया जा रहा है, उसे हम बोलेंगे इशू प्राइस। इट कैन बी एट प्रीमियम और इक्वल टू फेस वैल्यू, ठीक है। लेकिन बाद में शेयर जब पब्लिक शेयर मार्केट से खरीदती है, बाजार से खरीदा जाता है, वो खरीदा जाता है मार्केट प्राइस से। अगर आप कंपनी से डायरेक्टली शेयर खरीदने जाओगे ना, तो वो किस प्राइस पे मिलेगा, इशू प्राइस में मिलेगा, लेकिन वो पहली बार मिलता है। उसके बाद शेयर जब बाद में दोबारा अगर आपको खरीदना पड़ता है, बाद में दोबारा आप खरीदना चाहते हो, जैसे मैं रिलायंस का शेयर खरीदना चाहता हूं, तो मैं रिलायंस का शेयर रिलायंस की कंपनी से जाके खरीद ही नहीं सकता, मेरे को शेयर मार्केट से खरीदना पड़ेगा। तो जिस प्राइस पे मैं खरीदूंगा ना शेयर मार्केट से, उसे बोलेंगे मार्केट प्राइस। लेकिन अगर कोई नई कंपनी आई है और मैं कंपनी से डायरेक्टली खरीद रहा हूं अगर मैं शेयर, उसे हम बोलेंगे क्या, इशू प्राइस। देखो ईसॉप से एक अलग कैटेगरी है, ईसॉप तो एक सर्टेन स्पेशल कैटेगरी है जो अपने एम्प्लॉइज वगैरह को इशू करी जाती है, वो भी चैप्टर आएगा वहां पर देख लेंगे हमसे, ठीक है। तो ईसॉप से एक बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी है। अभी हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है शेयर कैपिटल, एक बेसिक सीख रहे हैं कि शेयर्स कैसे इशू करे जाते हैं, इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो ये चैप्टर हम कर रहे हैं। नाउ वो कह रहा है आज के टाइम में जब भी आपको इशू प्राइस डिसाइड करना होता है ना, तो एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है जिस प्रोसेस का नाम है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो नाउ द क्वेश्चन इज, ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या है? वो कहते हैं बुक बिल्डिंग इज द प्रोसेस अंडर विच कंपनी डिटरमाइंस अ प्राइस बैंड of its shares and on the basis of bids received from the potential investor at various price within the price band company finally fix its issue price। देखो पहले के जमाने में क्या होता था कि पहले के जमाने में ना कंपनी अपनी मर्जी से कोई भी इशू प्राइस रख के शेयर इशू कर देती थी, लेकिन आजकल थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया है। अगर आप कोई भी शेयर का प्रोस्पेक्टस उठाओगे, अभी मैं आपको कोई दिखा भी दूंगा कि कोई आईपीओ होगा, आने वाला होगा या आ चुका होगा, तो उसका ये ना एक प्रोस्पेक्टस होगा। तो कह रहा है कि आज के टाइम में क्या होता है, एक ना प्राइस बैंड डिसाइड किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि मैं एक शेयर निकालना चाहता हूं, एक लॉट वगैरह मैंने डिसाइड कर लिया और मैंने वो बोला प्राइस बैंड है 500 से लेकर 600, यानी कि मेरा जो इशू प्राइस रहेगा ना वो 500 से लेकर 600 के बीच में रहेगा। अब फिक्स कैसे होगा, जिस प्राइस पे पब्लिक ज्यादा बिड करेगी ना, उस प्राइस पे कंपनी क्या करेगी, अपना शेयर प्राइस फिक्स कर देगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर पब्लिक तो हमेशा कम पे ही बिड करेगी। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। देखो मैं तो कम पे बिड करना चाहता हूं, लेकिन हो सकता है ये कम पे बिड ना करना चाहे, ये चाहता है कि शेयर मुझे ही मिले, तो ये क्या करेगा, ये ज्यादा से ज्यादा पे बिड करना चाहेगा। और ये और भी लोग देखा देख क्या करेंगे, वो चाहेंगे कि मुझे ही शेयर मिले, तो वो ज्यादा से ज्यादा भी कहता है ना कि मैं कोई भी चीज अगर मुझे खरीदनी है तो मैं ज्यादा प्राइस भी देने के लिए तैयार हूं। तो अगर ये खरीदना चाहता है तो ये कहेगा कि भैया कम तो छोड़ो, मैं तो ज्यादा पे बिड करूंगा। फिर ज्यादा पे जितनी ज्यादा बिड्स आ जाएंगी, अकॉर्डिंगली कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर प्राइस फिक्स कर देगी। यानी कि एक प्राइस बैंड वो पब्लिक के ऊपर ही डाल देती कि भाई ये प्राइस बैंड है, इससे इसके बीच में शेयर इशू होगा, जिस प्राइस पे ज्यादा बिडिंग होगी वो प्राइस आपका क्या हो जाएगा, इशू प्राइस फिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं आपको ना एक प्रोस्पेक्टस दिखाता हूं। अब क्योंकि आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान देना शुरू करो। हाँ 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 हाँ, वो कंपनी ना आईपीओ में ना मेंशन कर देती है प्राइस बैंड। मैं आपको दिखाता हूं, एक वेबसाइट है मनी कंट्रोल। अगर आपको स्टॉक मार्केट की थोड़ी नॉलेज लेनी हो ना तो मनी कंट्रोल एक वेबसाइट है, इस पे जाओ। इस पे जाने के बाद आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। देखो ये जैसे अपकमिंग आईपीओ है, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन, इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है। ठीक है, ओपन डेट क्या है,
ओपन डेट क्या है 9 जनवरी, क्लोज डेट क्या है 11 जनवरी, मतलब 9 जनवरी को आईपीओ ओपन हुआ, 11 जनवरी को आईपीओ क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, यानी कि पब्लिक के पास 2 दिन का ही टाइम है, 3 दिन का ही टाइम है और शेयर को उन्हें सब्सक्राइब करना है। इशू प्राइस 315 से 331, ये हो गया प्राइस बैंड, यानी कि कंपनी ने कोई प्राइस फिक्स ही नहीं किया, कंपनी ने बोला हमने एक बैंड बना दिया 315 से 331, इस बीच में जिस प्राइस पे ज्यादा बिडिंग आएगी उस प्राइस को क्या करेंगे, इशू प्राइस फिक्स कर देंगे। फेस वैल्यू तो कंपनी डिसाइड करी होगी, इस पे लिखी नहीं है, होगी फेस वैल्यू कहीं ना कहीं। फेस वैल्यू 2 रुपए, शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 2 रुपए, ठीक है। 2 रुपए का शेयर कंपनी लगभग 315 के आसपास इशू करेगी, तो सर इतना वेरिएशन हो सकता है, हो सकता है भाई, फेस वैल्यू का कोई ऐसा रोल थोड़ी ना है, पैसा तो कंपनी को 315 के हिसाब से आएगा ना, ठीक है। तो कंपनी ने बोला हमारा इशू प्राइस है वो 315 के हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो 2 रुपए तो एक डिनोमिनेशन है, लेकिन बाद में वो कितने में इशू हो रहा है, अब मार्केट प्राइस अप डाउन हो सकता है, वो बाद में डिसाइड होगा, जब शेयर फ्लोट कर जाएगा ना मार्केट में, उसके बाद क्या होगा, मार्केट प्राइस डिटरमाइन होना शुरू होगा डिपेंडिंग ऑन द डिमांड सप्लाई ऑफ द शेयर, ठीक है। तो ये फैक्टर्स पढ़ो। लॉट साइज 45, लॉट साइज 45 मतलब हाँ, वो कह रहा है अगर आपको खरीदना है ना, आप सब्सक्राइब करना है तो मिनिमम 45 शेयर्स आपको सब्सक्राइब करने पड़ेंगे, तो 45 इंटू 315 रुपए कर दो, इतना पैसा आपको कंपनी में डालना पड़ेगा मिनिमम। लगभग कंपनी ना 15 से 20 हजार के बीच में रखती है कि इतना तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लो, ये ऐसे ही कैलकुलेट हुआ 45 इंटू जो भी इन्होंने एक वेरिएशन डाला होगा 315 330 के आसपास, तो 14,895 रुपए की कम से कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी, एक लॉट लेना। आप ज्यादा भी ले सकते हो लेकिन इससे कम नहीं ले सकते। मान लो मैं बोलता हूं कि मेरे को तो 2,000 रुपए ही है, मेरे पास 2,000 रुपए में मेरे को इस कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करने हैं, कर ही नहीं सकता। मिनिमम 14,000 मुझे चाहिए होंगे और मुझे वो डालने पड़ेंगे, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो पैसा वापसी आ जाएगा। देखो आईपीओ तो नया नया होता है, आईपीओ में प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है ना। अब देखो आईपीओ में क्या है कि आपने इन्वेस्ट कर दिया और आपको मिल गया और आपको लग रहा है कि कंपनी बढ़िया है, आगे ग्रो कर सकती है, कुछ ना कुछ कंपनी अपने पीछे के कुछ आगे की बातें बताएगी, कुछ पीछे की बातें भी आप एनालाइज करोगे। अगर आपको लगता है कि प्राइस 315 पे कंपनी ने इशू किया, हो सकता है 1 साल के अंदर अंदर ये 600 पहुंच जाए, तुम्हारा तो डबल हो गया ना अमाउंट 1 साल के अंदर अंदर। तो इसलिए आईपीओ की तरफ लोग ज्यादा भागते हैं, और एक बार मार्केट में फ्लोट हो जाता है शेयर, फिर वेरिएशन कोई इतना ही होता है कि सीधा ही डबल हो जाएगा, वो थोड़ा बहुत चेंज अब घटता रहता है, बढ़ता रहता है, वो चलता रहता है। तो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है सारी चीजों को एनालाइज करते हुए, ठीक है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई 14,895 की, ये प्राइस बैंड हो गया। लिस्टिंग डेट यानी कि किस दिन लिस्ट होगा शेयर, 16 जनवरी को। कहां पर लिस्ट होगा, दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा, बीएससी पे भी एनएससी पे, 2 स्टॉक एक्सचेंज है बीएससी एनएससी, ठीक है, तो दोनों पे लिस्ट है ये। इशू साइज कितना कंपनी पैसा रेस कर रही है, 1,000 करोड़, इतना कंपनी पैसा उठा रही है, फेस वैल्यू इतनी है। टोटल शेयर कंपनी कितने फ्लोट कर रही है, तो ये इस हिसाब से देख लेना, पब्लिक को कितने ऑफर करे, रिटेल मैक्सिमम शेयर्स और अमाउंट, ये सब चीजें इतनी कुछ खास नहीं है। देखो क्या लिखा है, इशू टाइप क्या है, पब्लिक इशू बुक बिल्डिंग, दिख रहा है आपको, कहां गया, गायब हो गया, ये देखो इशू टाइप में देखो क्या कह रहा है, पब्लिक इशू बुक बिल्डिंग, यानी कि प्राइस कैसे डिसाइड होगा, 315 से 331 के बीच में प्राइस कैसे डिसाइड होगा, बुक बिल्डिंग के हिसाब से डिसाइड होगा। देखो ये पूरा इन्होंने चार्ट दे दिया कि 9 जनवरी को ओपन होगा, 11 जनवरी को क्लोज होगा, 12 जनवरी को अलॉटमेंट होगी, 15 जनवरी तक पैसा नहीं आया तो रिफंड आना शुरू हो जाएगा, शेयर 15 जनवरी को मिल जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर 16 जनवरी को दिखना शुरू हो जाएगा। नहीं, बुक बिल्डिंग तभी आता, वो तो कंपनी ने डिसाइड कर दिया ना प्राइस, इशू प्राइस। भाई अगर मैंने बोला कि मैं कोई बुक बिल्डिंग प्रोसेस फॉलो ही नहीं करा, हालांकि ना सेबी रेगुलेशंस है, बुक बिल्डिंग करना ही पड़ता है सबको फॉलो, ठीक है, क्योंकि कंपनी फिर वो ना अब कंपनी की अपनी मनमानी हो जाती है, कितने भी है, ठीक है, वो अगर ऐसा नहीं चलेगा, सेबी की रेगुलेशन है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि मैं तो 350 पे ही अपना इशू प्राइस रखूंगा, तो रख दो, फिर कोई बुक बिल्डिंग प्रोसेस ही नहीं, वो तो कंपनी अपनी मर्जी से रख दिया, पहले नहीं होती थी बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ये अब होने लगती, ठीक है, बात समझ में आती है।
तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के हिसाब से कंपनी क्या करती है, इशू प्राइस ऑफ अ शेयर फिक्स कर देती है। नाउ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। शेयर कैपिटल की कितनी कैटेगरी है, कितने तरीके की शेयर कैपिटल होती है? एक होती है ऑथराइज कैपिटल, फिर आती है इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। ये तो आपने सुनी होंगी कहीं ना कहीं, ठीक है। अब इनको समझते हैं क्या है। सबसे पहला आता है व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल। ये ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, इसका एक और नाम होता है नॉमिनल कैपिटल, और इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी कह सकते हो। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है? जब आप रजिस्टर करते हो कि हमें मतलब इतना हमारी वो होगी, जैसे मान लो उन्होंने 2 लाख की बोली हमारी नेटवर्क है पूरी, तो उन्होंने बस बोला कि नहीं तुम्हारी नेटवर्क 1 लाख, तो वो 1 लाख आपकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हो जाएगी। अब मतलब आप इतने शेयर इतने ही, हाँ। और इशूड शेयर कैपिटल में होता है कि आप कितना भी आप करना चाहते हो, पूरे भी कर सकते हो और पार्शियल भी कर सकते हो। ऑथराइज का मतलब क्या हुआ? ऑथराइज का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम कैपिटल दैट कैन बी रेज्ड बाय अ कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज ऑथराइज कैपिटल। यानी कि कंपनी मैक्सिमम कितनी कैपिटल अपनी लाइफ टाइम में रेज कर सकती है, या आप सिंपल बोल सकते हो, हमने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, वो कैपिटल जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए एक डॉक्यूमेंट होता है ना, चार्टर डॉक्यूमेंट, उसमें एक कैपिटल क्लॉज होता है, तो कैपिटल क्लॉज में जो कैपिटल लिखी जा रही है वो क्या होगी? ऑथराइज कैपिटल होगी। नाउ द क्वेश्चन इज, सर अगर कंपनी ने बोला कि नई नई कंपनी बनी है, तो नई नई कंपनी ने बोला कि भाई मुझे तो 10 लाख की ऑथराइज कैपिटल रखनी है, तो क्या 10 लाख से ऊपर कंपनी पैसा कभी रेज ही नहीं कर सकती? हाँ, कि सर अभी तो नहीं रेस कर सकती, लेकिन अगर उनको पैसे की जरूरत पड़ रही है ना, तो पहले उनको अमेंडमेंट करानी पड़ेगी, किसमें? एमओए में, कैपिटल क्लॉज के अंदर आरओसी से अप्रूवल लेकर अमेंडमेंट कराकर फिर वो ऑथराइज कैपिटल को बढ़वा सकते हैं, उसका एक प्रोसेस होगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, सर फिर कंपनी तो हमेशा एक काम करेगी ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ही ऑथराइज कैपिटल रख ले, क्योंकि पैसे की तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है। मैं 10 लाख की हूं, मैं तो कहता हूं मैं तो 100 करोड़ रखूंगा ऑथराइज कैपिटल। 100 करोड़ रखने में कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है, बस स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। स्टैंप ड्यूटी क्या होती है? रजिस्ट्रार को जाती है स्टेट वाइज। अगर मैं दिल्ली की बात करूंगा तो दिल्ली में स्टैंप ड्यूटी चलती है 1% ऑफ योर कैपिटल, तो 100 करोड़ का 1% कितना हो जाएगा? 1 करोड़, तो 1 करोड़ की तो स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ जाएगी। तो कोई नई कंपनी कहां से भरेगी स्टैंप ड्यूटी 1 करोड़ रुपए की? नई कंपनी है। हाँ, 10 लाख रखो, 10 लाख पे 1% कितना बनेगा आपका? 10,000 रुपए, चल जाएगा। कुछ कुछ कंपनी तो 1 लाख ही रखती है, 1 लाख 1% 1,000 रुपए स्टैंप ड्यूटी भरी और अपना काम किया। हाँ, ये कर सकती है, ये कर सकती है। ये 100 करोड़ भी रख दे, अगर वो 1 करोड़ भरने के लिए मतलब कैपेबल है तो भर दे, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। यानी कि ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में रेज कर सकती है। इट कैन बी इंक्रीज्ड, ऐसा नहीं है कि इंक्रीज नहीं हो सकती, इंक्रीज हो सकती है, प्रोवाइडेड हमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी इन द कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज में अमेंडमेंट कराकर। इट इज दैट कैपिटल ऑफ द कंपनी विच इज ऑथराइज्ड टू रेज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, ठीक है। दिस अमाउंट ऑफ कैपिटल इज मेंशन्ड इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कोई भी कंपनी बनती है तो एमओए फाइल होता है, एमओए, एओए, तो एमओए के कैपिटल क्लॉज में जो कैपिटल लिखी जाती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं। इसीलिए इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल देते हैं, क्योंकि ये रजिस्टर हो जाती है, ठीक है। फिर आती है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होगी? इशूड कैपिटल वो कैपिटल है, ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी अभी पब्लिक को ऑफर कर रही है सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है। तो इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल which is issued by the company. The remaining portion of the authorized capital which is not issued is known as unissued capital. मान लो मेरी 10 लाख की कैपिटल थी ऑथराइज, और 10 लाख में से मैंने बोला कि अभी मैं 9 लाख ही रेज करता हूं, तो 9 लाख रुपए क्या कहलाएगा? मेरा इशूड कैपिटल कहलाएगा। और जो 1 लाख मैंने अभी रेज नहीं किया उसे हम क्या बोलेंगे? अनइशूड कैपिटल। बैलेंस शीट में अनइशूड कैपिटल को कहीं दिखाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इशूड कैपिटल को हम बैलेंस शीट में नॉमिनल वैल्यू पे दिखाते हैं। अब कंपनी शेयर कैसे कैसे इशू कर सकती है? कैश में इशू कर सकती है, मतलब शेयर ऑफर करे, बदले में पैसा आ गया कंपनी के पास। एक होता है कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या हुआ? मान लो कंपनी ने कोई एसेट वगैरह खरीदा और एसेट की पेमेंट करने की बजाय कंपनी ने उस बंदे को, उस वेंडर को अपने शेयर इशू कर दिए।
कंपनी अपने प्रमोटर्स को शेयर इशू कर देती है। प्रमोटर्स होता है इनिशियल सब्सक्राइबर्स ऑफ द कंपनी, तो उन्हें इनिशियल सब्सक्राइबर बना देती है। अदर्स, किसी से भी कंपनी ने कोई सर्विस ली है तो कंपनी उसके बदले में भी शेयर इशू कर देती है, उसे ओनर बना लेती है। ठीक है, तो एक तो पैसे के बदले में और एक अदर देन कैश भी तुम शेयर इशू कर सकते हो। दोनों आपको अलग से क्लासिफाई करनी पड़ती है कि इन कैश कितनी है और अदर देन कैश कितनी है शेयर कैपिटल। बोलो यस और नो। नाउ इशूड के बाद आती है हमारे पास क्या, सब्सक्राइब कैपिटल। देखो अदर देन कैश का मतलब सिंपल हो गया कि मैंने कोई मशीनरी खरीदी, ठीक है, और मशीनरी के बदले में मुझे पैसे देने थे, लेकिन मेरे पास पैसे है ही नहीं देने के लिए। मैंने उस बंदे को बोला भैया पैसे तो नहीं है, क्या आप शेयर्स ले लोगे मेरी कंपनी के? तो बोला यस ले लूंगा। तो मैंने उसको पेमेंट करने की बजाय क्या करा, शेयर इशू कर दिए। अब यहां पर भी शेयर तो इशू हो गए, लेकिन बदले में कैश नहीं आया ना, अदर देन कैश कुछ आ गया। या मैंने किसी एडवोकेट से, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, किसी कॉस्ट अकाउंटेंट से कंपनी इनकॉर्पोरेशन की सर्विस ले ली, ठीक है, उसने 50,000 रुपये का बिल बना के भेज दिया मुझे, ठीक है। अब मेरे पास 50,000 रुपये है ही नहीं देने के लिए, नई कंपनियां नहीं है देने के लिए। मैंने बोला भैया एक काम करो आप शेयर्स ले लो। उसे बोला ठीक है शेयर्स ले लेता हूं, तो वो ओनर बन गया। तो यानी कि सर्विस ली उससे, सर्विस के बदले में शेयर दे दिए, तो यानी कि शेयर तो इशू हो गए लेकिन पैसा नहीं आया, अदर देन कैश कुछ हुआ। ठीक है, नाउ सब्सक्राइब कैपिटल क्या होगी? सब्सक्राइब कैपिटल क्या होगी? हमने मान लो 1 लाख शेयर्स इशू करे थे, उसमें से मान लो बस 80,000 ही हुए, तो वो सब्सक्राइब कैपिटल होगी। हाँ, अधूरी है लाइन ये हाँ जी, हाँ वो पेड अप। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है कि पब्लिक ने कितने शेयर सब्सक्राइब करे और कंपनी ने कितने शेयर अलॉट करे, वो सब्सक्राइब कैपिटल है। जैसे इन्होंने बोला कि कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे, लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब करे सिर्फ 80,000 रुपए। अब एक आगे पढ़ेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज, तो कंपनी अलॉटमेंट कर ही नहीं सकती, क्योंकि सेबी रेगुलेशंस कहती हैं, कंपनीज एक्ट, सेबी रेगुलेशन बेसिकली कहती है कि 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन आनी जरूरी है, तभी अलॉटमेंट हो सकती है, अदरवाइज शेयर्स अलॉट हो ही नहीं सकते। अच्छा, इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो हम उसमें हाँ प्रो राटा कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि मिनिमम 90% जब तक एप्लीकेशन कंपनी के पास नहीं आएगी तब तक कंपनी अलॉटमेंट फर्दर आगे अलॉटमेंट कर ही नहीं सकती। तो जो भी पैसा कंपनी ने कलेक्ट किया ना वो वापसी करना पड़ेगा पब्लिक को। ठीक है, तो यहाँ पर सब्सक्राइब कैपिटल तो कुछ बनी नहीं ना फिर। तो सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल है जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दी एंड कंपनी ने अलॉट भी कर दी हो। अब 1 लाख शेयर इशू करे थे, पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दी 1,10,000 एप्लीकेशंस, ठीक है, लेकिन कंपनी तो मैक्सिमम 1 लाख ही अलॉट कर सकती है ना। तो सर 10,000 का क्या करेगी, या तो 10,000 को रिजेक्ट कर देगी या फिर क्या करेगी, सबको शेयर बांट देगी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। जिसने 2 के लिए अप्लाई किया उसे 1 मिल जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ एक रेशियो डिसाइड करके प्रोपोर्शनेटली सबको क्या करेगी, शेयर बांट देगी। लेकिन शेयर तो 1 लाख ही इशू हो सकते हैं ना, तो इसलिए सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल है जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दी एंड कंपनी ने अलॉट भी कर दियो। अब पढ़ो ध्यान से, इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल which is subscribed by the public, that is applied by the public and allotted by the company. अलॉटमेंट होनी बहुत जरूरी है, तभी वो सब्सक्राइब कैपिटल बनेगी। सर जैसे हमने वो अकाउंट में क्वेश्चन आया था वो अंडरराइटर वाला, जिसमें उन्होंने कम उसमें शेयर इशू होते तो वो उन्होंने खुद खरीद लिए थे। हाँ, तो कंपनी रियल लाइफ में तो यही होता होगा ना, वो खुद से ही कर लेती होगी, जो जैसे उसके प्रमोटर वगैरह होंगे वो हाँ खुद ही खरीद लेते हैं, खुद ही खरीद ली। अंडरराइटर्स होते हैं या प्रमोटर्स होते हैं वो खुद ही ले लेते हैं। मतलब रियल लाइफ में तो कोई फेल तो नहीं होता हुआ IPO नहीं, बहुत कम, बहुत रेयर केस है। अंडरराइटर्स हर कंपनी, जैसे कोई भी आईपीओ आता है ना, अंडरराइटर्स होते हैं, क्योंकि बिना अंडरराइटर्स के एजेंट्स, हाँ जो ब्रोकर्स होते हैं। एक होती है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल वो क्या होती है? कॉल्ड अप कैपिटल जितनी कंपनी ने मंगवा ली है उसे बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। मान लो एक शेयर 10 रुपए का था, कंपनी ने अभी सिर्फ 8 रुपए ही मंगाए हैं, 2 रुपए कंपनी ने अभी मंगाए नहीं है, वो कह रही बाद में मंगा लेंगे, तो वो 8 रुपए इज द कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, यानी कि द पोर्शन ऑफ इशूड शेयर कैपिटल विच कंपनी हैज डिमांडेड और कॉल्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर इज नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल एंड बैलेंस पोर्शन इज नोन एज अनकॉल्ड कैपिटल। जो नहीं मंगाया उसे हम क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है सर, ये अनकॉल्ड कैपिटल कब मंगाएगी कंपनी? कभी मंगा सकती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कंपनी ये बोल दे कि ये अनकॉल्ड कैपिटल हम अभी मंगा ही नहीं रहे, जब कंपनी बंद होगी ना तब पैसे की नीड पड़ेगी तो मंगा लेंगे।
उसके लिए एक स्पेशल टर्म दी जाएगी, रिजर्व्ड शेयर कैपिटल। अभी देखते हैं उसे। पेड अप कैपिटल क्या होगी? जो शेयर होल्डर ने पे कर दिया, यानी कि कॉल्ड अप कैपिटल का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर ने पे कर दिया है, दैट इज नोन एज पेड अप कैपिटल। इसमें अगर कुछ शेयर होल्डर पे नहीं करते हैं उसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। इट इज दैट पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर इफ शेयर होल्डर इज अनेबल टू पे द अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी, दैट इज इट इज नोन एज अनपेड कॉल्स या कॉल्स इन एरियर्स, हम उसे बोलते हैं। हाँ, उसमें 8 रुपए में उसने मान लो 5 रुपए दिए, तो वो हमारे वो हो जाएगा कॉल्स इन एरियर्स। हाँ, 3 रुपए कॉल्स इन एरियर्स और 5 रुपए पेड अप कैपिटल। इफ एनी अमाउंट बाय इज पेड बाय द शेयर होल्डर विच इज येट टू बी कॉल्ड, इट इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। अब मान लो कई बार शेयर होल्डर ने बोलता है भाई शेयर तो 8 रुपए का था, वो कहता है मैं 2 रुपए बाद में नहीं दे सकता, मैं पहले ही दे देता हूँ, तो वो 2 रुपए जो एक्स्ट्रा आ गया कंपनी के पास, वो कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी है अलग से, शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है, क्योंकि अभी कंपनी ने कॉल ही नहीं करी, तो वो कंपनी अपनी अलग से अदर करंट लाइबिलिटीज में दिखाएगी कॉल्स इन एडवांस के नाम से, एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, जब वो एक्चुअली में कंपनी कॉल करेगी तो वो कॉल्स इन एडवांस पहले एडजस्ट हो जाएगा। सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के थ्रू हम करके देखेंगे, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट में हमें क्या करना होता है जनरली ना, कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल साथ में ही दिखानी होती है। हम दिखाते हैं कॉल्ड अप कैपिटल इतनी है, लेस कॉल्स इन एरियर्स वगैरह कुछ है तो वो अपने आप ही पेड अप कैपिटल निकल के आ जाएगी। अब बात करता था मैं रिजर्व शेयर कैपिटल की, आपने पढ़ा होगा सेक्शन 65 होता है कंपनीज एक्ट का, ठीक है। वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 65 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इट इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल which a company has decided by passing resolution to call in case of liquidation of a company। मतलब कंपनी के रेजोल्यूशन पास किया और कंपनी ने बोला कि ये जो मेरी अनकॉल्ड कैपिटल है इसको हम एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ही मंगाएंगे। लिक्विडेशन मतलब जब कंपनी बंद होने के प्रोसेस में होती है उसे बोलता है लिक्विडेशन, और जब पूरी बंद हो जाती है उसे बोलता है वाइंड अप, ठीक है। तो लिक्विडेशन एक प्रोसेस है जो कई बार सालों साल भी लग जाते हैं। वाइंड अप फाइनल, थप्पा लग गया कि कंपनी वाइंड अप। सही पे मतलब उसके पैसे वापस आ रहे हैं। नहीं, लिक्विडेशन का अगर रेजोल्यूशन पास हो गया तो कंपनी बंद हो रही है ना, फिर तो एसेट बिक रहे हैं, लायबिलिटी पे ऑफ हो रही है, लेकिन उस प्रोसेस में टाइम लग जाता है। उसके लिए एक लिक्विडेटर, आपको ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करना पड़ता है, कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ता है, ये सारा एक प्रोसेस फॉलो करना है। हाँ, वो जो आएगा वो तो पैसे ले गई। हाँ, कंपनी भी डिसाइड कर सकती है, कोर्ट भी डिसाइड कर सकता है, डिबेंचर होल्डर भी डिसाइड कर सकते हैं। हाँ बोलो। हाँ, एनसीएलटी भी अपॉइंट कर सकता है और कंपनी खुद भी अपॉइंट कर सकती है लिक्विडेटर को। ये पूरा प्रोसेस आप कंपनी लॉ में पढ़ते हो। डिसोल्यूशन जो टर्म होती है वो जनरली नॉन कंपनीज के लिए चलती है, पार्टनरशिप फर्म वगैरह, कोई प्रोप्राइटर है उसके लिए डिसोल्यूशन टर्म चलती है। प्रोसेस सेम ही है दोनों। हमने जो डिसोल्यूशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा था वो भी तो एक प्रोसेस है ना। ऐसा तो है नहीं कि डिसोल्यूशन आज बोला मैंने और आज ही कंपनी बंद, वो फर्म बंद, वो प्रोसेस है। धीरे धीरे एसेट बिकेंगे, पैसा पे होगा। एक पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का एक टॉपिक देखा था, पार्ट्स में कम एसेट बिक रहे हैं, पार्ट्स में पेमेंट होती जा रही है टुकड़ों में, वो सब एक प्रोसेस है। सेम कंपनी में भी लिक्विडेशन एक प्रोसेस है। हालांकि आपके कोर्स में चैप्टर नहीं है लिक्विडेशन, लेकिन अगर होता तो आप और अच्छे से सीखते कि भी किस तरीके से क्लोज होती है कंपनी, ठीक है। इट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम, एक ना टर्म होती है कैपिटल रिजर्व और एक होता है रिजर्व कैपिटल। दोनों बातें में फर्क है। रिजर्व कैपिटल तो होगी, कैपिटल रिजर्व तो बेसिकली क्या होता है, वो रिजर्व एंड सरप्लस का वो पार्ट है जिससे कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती, वो कंपनी ने अलग से रख रखा है, ठीक है। तो अब एक ना हम डायग्राम से बनाते हैं छोटा सा। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल कैसे कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। टाइप्स और एक ही बात है, टाइप्स हो या काइंड्स हो, बात तो एक ही है। एक होती है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? मैक्सिमम कैपिटल दैट कैन बी रेज्ड बाय कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। बट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यही कर सकती है, कंपनी बढ़वाना चाहे तो बढ़वा सकती है, लेकिन अभी जो लिखी हुई है तो उतनी ही हो सकती है, बाद में फिर उसे चेंज करवाना पड़ेगा। ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद फिर क्या आती है हमारे पास, क्या आती है अगली?
इशूड कैपिटल आएगी पहले। इशूड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा दैट इज ऑफर टू पब्लिक, पब्लिक को ऑफर किया। जैसे मान लो मैंने बोला कि भाई मेरी इशूड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल है मेरी लेट से 10 लाख, 10 लाख को मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, बोल सकता हूं ना, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फेस वैल्यू 10 रुपए रख दी। इशूड कैपिटल कितनी आ गई, मान लो 1 लाख में से कंपनी ने बोला अभी तो मुझे 9 लाख रुपए रेज करने हैं, तो 9 लाख रुपीज इज योर इशूड कैपिटल, यानी कि कंपनी ने ऑफर कितने करे, 90,000 शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है, इशूड कैपिटल के बाद आती है हमारे पास क्या, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होगी, दैट इज सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक एंड अलॉटेड बाय कंपनी। ठीक है, इसमें 2 केस बन सकते हैं। इसमें 2 केस बन सकते हैं। पहले केस में क्या हो सकता है कि पब्लिक ने कम एप्लीकेशंस दी, ठीक है, मतलब 90,000 शेयर चाहिए थे, ठीक है, मिनिमम 81,000 एप्लीकेशन आनी चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन के हिसाब से, लेकिन एप्लीकेशन आ गई, लेट से हम मान के चलते ज्यादा ही आ गई, 85,000 आ गई। ठीक है, तो 85,000 एप्लीकेशंस आ गई तो कंपनी अलॉटमेंट कर सकती है, तो यानी कि कंपनी के लिए सब्सक्राइब कैपिटल कितनी कहलाएगी, 8.5 लाख कहलाएगी, 8.5 लाख कहलाएगी। ये केस नंबर 1, इसे बोलता है अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब ओवर देखते हैं। ओवर में क्या हुआ, कंपनी ने मांगे थे, अलॉट करे, ऑफर करे थे 90,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 1 लाख शेयर्स की। ठीक है, अब क्या कंपनी 1 लाख शेयर अलॉट कर सकती है, कर ही नहीं सकती। जब कंपनी ने ऑफर ही 90,000 करे तो 1 लाख कैसे अलॉट करेगी, तो यानी कि इस केस में मैक्सिमम कंपनी कितनी अलॉट कर सकती है, 9 लाख ही कर सकती है, तो मेरी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी होगी, 9 लाख। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि सब्सक्राइब कैपिटल कैन बी equal to or less than the issued capital, it can never be greater than the issued capital। भाई सब्सक्राइब कैपिटल मैक्सिमम इशूड कैपिटल जितनी हो सकती है उससे ऊपर नहीं जा सकती कभी, बोलो या सुनो। ठीक है, तो यानी कि 9 लाख रुपए मेरी क्या कहलाएगी, इशूड कैपिटल कहलाएगी। ठीक है, अब इस केस में कंपनी ये होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, तो अब कंपनी क्या करी है, कंपनी के पास ऑप्शंस होते हैं, या तो रिजेक्ट कर दे, वो कहती है कि जो पहले 90,000 आ गए उन्हीं को शेयर दे देंगे, बाकी के लास्ट में जो 10,000 एप्लीकेशन आई हैं उनको रिजेक्ट कर दो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे कंपनी ने ऐसा कर दिया। या फिर कंपनी ये भी कह सकती है कि जो एक्सेस 10,000 एप्लीकेशन आई है ना, उसमें से तो हम एक काम करेंगे, 5,000 तो रिजेक्ट कर देंगे और बाकी 95,000 शेयर होल्डर्स को, एप्लीकेंट्स को 90,000 शेयर देंगे प्रो राटा। या कंपनी कहती है सबको ही शेयर दे देंगे प्रो राटा बेसिस पे। तो ये कंपनी के पास ऑप्शन है, ये हम सीखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन करते समय। नाउ सब्सक्राइब के बाद क्या आता है, कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होगी, दैट इज डिमांडेड बाय कंपनी। मतलब वो कैपिटल जो कंपनी ने पब्लिक से क्या करी है, डिमांड करी है। पब्लिक ही बोलेंगे, बोलेंगे शेयर होल्डर्स, अब तो शेयर होल्डर बन गए ना। अच्छा एक चीज बताओ, जब तक इशूड थी तब तक तो वो शेयर होल्डर नहीं थे, वो पब्लिक थी, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब्ड होते ही जब कंपनी ने अलॉट कर दिया वो पब्लिक शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब वो ओनर्स बन गए, मालिक बन गए। ठीक है, तो जो पैसा कंपनी ने शेयर होल्डर से मांग लिया दैट इज नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल। मान लो 90,000 का ही केस लेते हैं कि भाई 90,000 शेयर्स कंपनी ने लॉट करे और कंपनी ने 10 रुपए में से अभी कितने रुपए मंगाए हैं, लेट से 8 रुपए, तो यानी कि 7,20,000 रुपए, ये क्या कहलाएगी, मेरी कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी। उसके बाद हमारी क्या आती है, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल दैट इज पेड बाय द शेयर होल्डर, मतलब वो पैसा जो शेयर होल्डर ने दे दिया, वो पैसा जो शेयर होल्डर ने दिया। अब मान लो इन 90,000 में से 85,000 शेयर्स पे तो पूरे पैसे आ गए, लेकिन 5,000 शेयर पे 2 रुपए नहीं आए, हो सकता है ना। तो मेरी पेड अप कैपिटल कितनी होगी कि सर मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इनमें से
इन 90,000 में से 85 पे तो पूरे आ गए, 5 में से 2 नहीं आए, तो मैं ऐसे तो निकालूंगा कि 720 आने थे, कितने नहीं आए, 5,000 इंटू 2, इतने रुपए नहीं आए, यानी कि 10,000 नहीं आए, तो मेरी पेड अप कैपिटल 710 ही तो कहलाएगी। ठीक है, ये जो 2 नहीं आए इसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स। अच्छा सर, अगर मान लो एडवांस में आ जाता, एक्सेस पैसा आ जाता कंपनी के पास जो मांगा ही नहीं था, मान लो कुछ शेयर होल्डर ने पहले ही 2 रुपए एडवांस में भी पे कर दिए, तो क्या उसे इसमें ऐड कर देंगे? नहीं, वो जो एक्सेस पैसा आ गया कंपनी के पास, वो कंपनी के पास अलग से लायबिलिटी में खड़ा रहेगा, अदर करंट लायबिलिटीज में, क्योंकि वो भी कैपिटल बनी नहीं ना। कैपिटल तो तब तक नहीं बनेगी जब तक कंपनी उसे डिमांड ही नहीं करेगी। बोले यहां तक समझ में आ रहा है? क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। ओके, देयरफॉर ऑथराइज कैपिटल को मैं क्या कह सकता हूं? ऑथराइज कैपिटल इज इशूड प्लस अनइशूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन और लेस देन द इशूड कैपिटल इन 3 सिचुएशन। फुली सब्सक्राइब का केस होगा तो क्या होगा? सब्सक्राइब कैपिटल और इशूड कैपिटल दोनों बराबर है। ओवर सब्सक्राइब का केस हो क्या होगा कि सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल से, मतलब जो एप्लीकेशंस आई हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो शेयर ऑफर करे, और अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा? जो एप्लीकेशन आई है वो जो शेयर ऑफर करे थे उससे कम आई है, उसे हम क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। कॉल्ड अप कैपिटल क्या कहलाएगी? पेड अप कैपिटल प्लस कॉल्स इन एरियर्स। इसको काट देना, गलत लिखा गया है क्योंकि कॉल्स इन एडवांस हम अलग से शो करते हैं। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या कहलाएगी? पेड अप कैपिटल प्लस कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, पेड अप कैपिटल प्लस कॉल्स इन एरियर्स, मैंने कॉल्ड अप कैपिटल बोला है, और पेड अप कैपिटल क्या निकलेगी? कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन एरियर्स। मैं ये वाले का फॉर्मूला लिखा हुआ यहां पर कॉल्ड अप का। कॉल्ड अप कैसे निकलेगा? पेड अप प्लस कॉल्स इन एरियर्स, तो वो कॉल्ड अप पे आएगा ना। अगर पेड अप निकालना हो तो वो क्या होता है? कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन एरियर्स। बोलो, इतनी बात समझ में आती है? नाउ टाइप्स ऑफ शेयर्स, कितने तरीके के शेयर्स होते हैं? ये सारे नोट्स मैं आपको भी शेयर कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके इन्हीं में से पढ़ना है आपको, और फिर क्वेश्चंस पे आना है, क्योंकि ये इतनी कहानी लिखवाने का मुझे लॉजिक नहीं बनता, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। ठीक है, नॉलेज के लिए तो जरूरी है पढ़नी, क्योंकि बेसिक जब तक आ सकता है हाँ आ सकता है। इसलिए एक, और ये ऐसा है 1-2 बार पढ़ोगे ना आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत जनरल चीजें हैं। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ शेयर्स, कितने तरीके के शेयर्स होते हैं? कितने तरीके के शेयर्स होते हैं? 2 ही तरीके के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, फिर उसके अंदर अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो जनरली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। ठीक है, फर्क क्या है? मतलब प्रेफरेंस और इक्विटी में फर्क क्या होता है? वो कहता है शेयर प्रेफरेंस तभी कहलाएगा जब उसके पास 2 एडिशनल राइट होंगे, प्रेफरेंशियल राइट होंगे। किस चीज का? डिविडेंड पहले मिलेगा, और अगर एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन या वाइंड अप उसको क्रेडिटर्स के बाद उसको पे, मतलब इक्विटी से पहले उसको पे किया जाए। ठीक है, यानी कि 2 प्रेफरेंशियल राइट है। प्रेफरेंशियल राइट क्या है कि अगर कंपनी इक्विटी डिविडेंड बांट रही है तो उससे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना ही पड़ेगा। अच्छा, क्या डिविडेंड बांटना जरूरी है? क्या डिविडेंड बांटना मैंडेटरी है? ऑप्शनल है कंपनी के लिए, क्योंकि प्रॉफिट होगा तभी कंपनी डिविडेंड बांटेगी, अदरवाइज कोई मैंडेटरी नहीं होता। कंपनी चाहे तो प्रॉफिट हो रहा है तो उसे रिटेन करके भी, रिजर्व बना के भी रख सकती है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर कंपनी इस साल नहीं बांटना चाहती, देखो उसमें भी ना कैटेगरी आएगी, एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। उनमें क्या होता है कि कंपनी ना उनका डिविडेंड एक्यूमुलेट करती रहती है। अगर कंपनी मान लो इस साल नहीं बांटना चाहती तो अगले साल बांट देगी, लेकिन जो पुराने वाला डिविडेंड है पहले वो भी देना पड़ेगा। मतलब ऐसी कंडीशन दे देगी ना कि मैं तुम्हें 2x दे दूंगा हाँ 2 साल के बाद, इसलिए मैं रख रहा हूं। और अगर प्रेफरेंस शेयर वाले वो करेंगे ऑब्जेक्शन तो उनको देना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर्स कौन सा होता है? जिनके पास प्रेफरेंशियल डिविडेंड है, राइट है किस चीज का? एक तो डिविडेंड उन्हें इक्विटी से पहले मिलेगा, और पॉइंट नंबर 2 कि उनकी जो रीपेमेंट होगी ना एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, वो इक्विटी वालों से पहले होगी। इक्विटी शेयर ही ऑफर करती है। हाँ, मतलब प्रेफरेंस और इक्विटी मतलब इक्वल ही
राइट सिर्फ इनका यही होता है ना, डिविडेंड और रीपेमेंट, और कोई राइट ही नहीं होता इनके पास। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना उसमें क्या होता है, उसमें ना वो क्यूमुलेटिवली इशू करते। अगर क्यूमुलेटिव इशू नहीं है तो फिर उनके पास डिविडेंड का राइट ही नहीं है कि वो आगे का कभी क्लेम कर ले। मैं भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, वो कह रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स जिनके पास प्रेफरेंशियल डिविडेंड है, और इनका जो डिविडेंड होता है ना फिक्स रेट पे होता है। प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड होता है वो फिक्स रेट पे होता है, तो इनके पास प्रेफरेंशियल राइट है विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ द डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल, कि भाई डिविडेंड पहले मिलेगा, कैपिटल भी उनको पहले मिलेगी। इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन इसमें भी आपने लॉ में पढ़ा होगा कि अगर इनका एक टाइम पीरियड होता है कि इतने साल तक उनको डिविडेंड नहीं पे हुआ तो उनके पास एक वोटिंग राइट भी आ जाता है। वो टाइम पीरियड बताओगे क्या था? 3 साल था, कि 3 साल तक अगर उन्हें डिविडेंड नहीं मिला तो उनके पास रेजोल्यूशन में वोट करने का राइट आ जाता है। अब कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर कई तरीके के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है क्यूमुलेटिव और एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव वो होते हैं जहां पर उनका जो डिविडेंड का राइट होता है ना वो कभी एक्सपायर नहीं होता। यानी कि अगर मैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा हूं ना तो मेरा कभी मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनका कभी भी डिविडेंड राइट एक्सपायर नहीं होगा। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर साल उन्हें डिविडेंड नहीं मिलेगा। जैसे मान लो इस साल का डिविडेंड उन्हें नहीं मिला, कंपनी ने बांटा ही नहीं डिविडेंड, तो अगले साल जब कंपनी डिविडेंड बांटेगी ना तो पुराना जो एरियर है ना वो भी पे होगा और उस साल का भी मिलेगा। यानी कि डिविडेंड का राइट कभी एक्सपायर नहीं होगा ना, उनका इकट्ठा होता रहेगा। इसलिए वर्ड क्या दिया, क्यूमुलेट होना, एक्यूमुलेट होना। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना। तो यानी कि राइट टू फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड, फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड इज पेबल इवन आउट ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट इफ करंट ईयर प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट। मान लो करंट ईयर का प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं पड़ रहा तो कंपनी फ्यूचर प्रॉफिट से भी पुराना डिविडेंड बांटेगी। और डिविडेंड ऑन दी शेयर एक्यूमुलेट्स अनलेस पेड इन फुल। जब तक पे नहीं हो जाता तब तक उनका डिविडेंड क्या होता है, एक्यूमुलेट होता चला जाता है। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव अगर प्रेफरेंस शेयर है तो भाई राइट टू फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड तो रहेगा, वो तो भाई प्रेफरेंस शेयर है तो फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड का राइट रहेगा। लेकिन अगर मान लो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया ड्यूरिंग द ईयर तो उनका राइट टू डिविडेंड क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। तो इस केस में कभी भी एरियर्स ऑफ डिविडेंड आपको नहीं दिखेगा। हाँ, एक्सपायर हो जाएगा क्योंकि वो नॉन क्यूमुलेटिव है। तो जो आप कहते हैं ना कि भाई कुछ खास बेनिफिट नहीं होता, वो नॉन क्यूमुलेटिव के केस में होता है। इसलिए पब्लिक कभी भी नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर सब्सक्राइब करती ही नहीं, क्योंकि वो कहेंगे कि भाई नॉन क्यूमुलेटिव से लेने से बेटर है इक्विटी ले लो। हाँ, क्यूमुलेटिव हो तब बेटर है कि भाई क्यूमुलेटिव में आपका डिविडेंड राइट एक्सपायर नहीं होगा, आपको हमेशा मतलब डिविडेंड कभी ना कभी आपको पुराने इकट्ठा होकर मिल ही जाएगा। हाँ, कोई भी सिक्योरिटी खरीदनी हो वो आप शेयर मार्केट से ही खरीदते हो। बस इनिशियल अगर पब्लिक ऑफर होता है, आईपीओ होता है तो आपको कंपनी से डायरेक्ट खरीदना होता है, अदरवाइज सब कुछ शेयर मार्केट से। डिबेंचर खरीद, हाँ हाँ दिखाऊं आपको। अगर मान लो मुझे किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदने हो, अभी आया भी था एक का प्रेफरेंस शेयर्स, ये देखो प्रेफरेंस शेयर्स।
आया तो था यार, वो कहाँ चला गया? नहीं किस फिर आपकी तो कंपनी होगी ना जो आपने बना रखी है, वो लिस्टेड नहीं है ना, वो तो छोटी सी अनलिस्टेड कंपनी है। अगर मेरे को शेयर खरीदने होंगे तो मेरे को आपको हाँ हाँ, वो प्राइवेट प्लेसमेंट है, वो उस पर भी आता हूँ मैं। सर देना दो पैक कर दो। अब यार ढूंढना पड़ेगा इसमें ना, मतलब आप ढूंढ लेना, प्रेफरेंस शेयर भी आप बाजार से, मार्केट से परचेज कर सकते हो। एक होता है हमारा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर के पास क्या मिलता है? एक तो उनको ना वो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उनके पास एक राइट आ जाता है कि जब भी कंपनी बंद होगी, जब भी कंपनी क्या होगी, बंद होगी, उस केस में अगर कोई सरप्लस बचेगा ना तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? मतलब जब कंपनी बंद हो रही है, सारी पेमेंट कर दी, इक्विटी वालों को इक्विटी को दे दिया, प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस दे दिया, अब जो भी पैसा बच गया कंपनी में, एक्स्ट्रा भी तो बच सकता है, अब वो एक्स्ट्रा किसके पास जाएगा? इक्विटी के पास ही जाना चाहिए। लेकिन अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है तो उनको भी मिल सकता है वो पैसा। अब मैं इसका एग्जांपल लेकर चलता हूं, जैसे मान लो एक कंपनी बंद हो रही है, उसके पास लेट से 100 करोड़ रुपए के उनके एसेट बिके, सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है, और उनकी ना 80 करोड़ की लायबिलिटी पे होगी, लायबिलिटी पेड। अब उनके पास बच गए 20 करोड़ रुपए, ठीक है, 20 करोड़ रुपए बच गए। अब 20 करोड़ में से कुछ इस हिसाब से अमाउंट था कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उनके एरियर्स वगैरह डिविडेंड सब कुछ मिला मिलू के उनके बन रहे थे 10 करोड़ रुपए, और जो इक्विटी शेयर कैपिटल थे उनके जो बच रहे थे उनके बन रहे थे 8 करोड़ रुपए, ठीक है। यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना मिला? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10 करोड़ उनके पे ऑफ हो गए, उनका काम खत्म। अब कंपनी के पास 10 करोड़ बच गए, 10 करोड़ में से 8 करोड़ तो इक्विटी को चले गए जो उनके बनते थे। अब कंपनी के पास क्या बच गया? सरप्लस बच गया। कितने का सरप्लस बच गया? 2 करोड़ रुपए। अब अगर मान लो कोई पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो ये 2 करोड़ पूरा इक्विटी वालों को ही तो मिलेगा, उनके नंबर ऑफ शेयर्स के रेशो में बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं तो इस 2 करोड़ में राइट आ जाएगा इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। वो हाँ, नहीं, उस केस में पहला दूसरा नहीं चलेगा, उस केस में क्या होगा? सबको एक रेशो के बेसिस पे बढ़ जाएगा। मतलब ये 10:8 की रेशो में इनको क्या होगा? ये 2 करोड़ पे बढ़ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर शेयर होल्डर हैव राइट टू शेयर सरप्लस प्रॉफिट इफ एनी आफ्टर पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड एट अ स्टिपुलेटेड रेट। सिमिलरली इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, सरप्लस शेयर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो सरप्लस शेयर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो उनको बस डिविडेंड मिलेगा एवरी ईयर, कोई भी उनके पास एडिशनल राइट नहीं होगा इन केस ऑफ पार्टिसिपेटिंग। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग नहीं, क्यूमुलेटिव में तो भाई डिविडेंड राइट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर मान लो नॉन क्यूमुलेटिव है और नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो डिविडेंड का राइट एक्सपायर होगा, सिर्फ उनको मैक्सिमम डिविडेंड नहीं मिल सकता और उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है। हाँ, नहीं, वो तो क्यूमुलेटिव में ही मिलेगा। हाँ, एक्यूमुलेटिव जो एक्यूमुलेट होता है ना डिविडेंड, वो तो सिर्फ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का ही क्लासिफिकेशन है। अच्छा, मतलब एक बार पीरियड एक्सपायर हो गया तो उसके बाद उनके पास कोई राइट नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि शेयर क्यूमुलेटिव भी है और पार्टिसिपेटिंग भी है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। कॉम्बिनेशन। फिर होता है रिडीमेबल और इररिडीमेबल। रिडीमेबल के केस में क्या होगा कि कंपनी को तो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते हैं, और ये सेक्शन 55 कहता है कि प्रेफरेंस शेयर हमेशा रिडीमेबल ही होते हैं। प्रेफरेंस शेयर का सेक्शन 55 होता है ना रिडेम्पशन का, ठीक है। तो वो कहता है कि सेक्शन 55 के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर की रिडेम्पशन मैंडेटरी होती है। लेकिन अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो उस केस में क्या होगा कि कोई ऐसा टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे ही रिडीम होगा। वो कह रहा है नॉट अलाउड टू इशू शेयर्स रिडीमेबल आफ्टर 20 ईयर्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। मैक्सिमम जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का टाइम पीरियड होता है वो होता है 20 ईयर्स, उससे ऊपर के शेयर कंपनी इशू ही नहीं कर सकती। बट अगर कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, लाइक कंस्ट्रक्शन कंपनी वगैरह है,
तो उस केस में टाइम पीरियड 20 से क्रॉस कर जाता है, 30 साल का पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन इररिडीमेबल प्रेफरेंशियल इशू करना अलाउड ही नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म, भाई कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना तो लॉन्ग टर्म चलती हैं। फिर होता है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल क्या होंगे? जिनके पास ऑप्शन होगा कि वो एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट कर ले, जब पैसा वापसी दिया जाएगा उनको। एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, जब भी रिडीम हो रहा है प्रेफरेंस शेयर, मान लो 10 साल के प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है, तो 10 साल बाद उनको ऑप्शन दिया जाएगा, पहले ही बता दिया जाता है कन्वर्टिबल है या नॉन कन्वर्टिबल है। तो 10 साल बाद उनके पास ऑप्शन रहेगा, कंपलसरी नहीं है कन्वर्ट होना, ऑप्शन रहेगा कि वो चाहे तो अपने प्रेफरेंस को, शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करा सकते हैं। उनको बेनिफिट ये होगा भी, अगर कंपनी को, उनको लगता है कि कंपनी ग्रो कर रही है तो उनको इक्विटी का बेनिफिट मिल जाएगा। वो कहते हैं कि भाई हम इक्विटी लेना चाहते हैं, ठीक है, और अगर वो नहीं लेना चाहते तो पैसे लेके चले जाएंगे वो लोग, ठीक है। और नॉन कन्वर्टिबल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहता टू कन्वर्ट द शेयर्स। नाउ अब हमने देखा कि भाई प्रेफरेंस शेयर की क्लासिफिकेशन कैसे हो रही है, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, उसके बाद आता है हमारे पास पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। तो ये कंपनी को बताना होता है कि उनका प्रेफरेंस शेयर किस तरीके का है। अगर कंपनी साइलेंट है तो हमेशा माना जाएगा क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव में क्या लूं, क्या माना जाएगा, हमेशा नॉन क्यूमुलेटिव माना जाएगा। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग में क्या माना जाएगा, हमेशा नॉन पार्टिसिपेटिंग माना जाएगा। रिडीमेबल, इररिडीमेबल में क्या माना जाएगा, सर इररिडीमेबल तो हो ही नहीं सकता, रिडीमेबल ही होगा। और कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल में क्या माना जाएगा, नॉन कन्वर्टिबल माना जाएगा। रिडीमेबल मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड बाद उनको उनका पैसा वापसी मिल जाएगा, उन्हें बोलेंगे रिडीमेबल। हाँ, पैसा उनको वापसी मिल ही जाएगा उनका, ठीक है। इररिडीमेबल में बेसिकली ये होगा कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है और उनका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, वाइंडिंग अप के टाइम पे उनको पैसा मिलेगा, तो ऐसा अलाउड ही नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लो साइलेंट है कंपनी तो प्रेफरेंस शेयर हमेशा क्या माना जाता है, नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन कन्वर्टिबल एंड रिडीमेबल इन नेचर। क्योंकि देखो क्यूमुलेटिव होना, पार्टिसिपेटिंग होना, कन्वर्टिबल होना, ये एक स्पेशल राइट है, तो इसके लिए कंपनी को अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन करना पड़ेगा। समझ में आता है प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। इक्विटी क्या होते हैं, इक्विटी वो होते हैं विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब उनके पास कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड रीपेमेंट। इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है, इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है, इट इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड एंड मे वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। आपने डिविडेंड के सेक्शन पढ़े होंगे 123 से लेकर 127 तक, वो डिविडेंड पे डील करते हैं। वहां पर आपने देखा होगा कि डिविडेंड डिक्लेयर करना है नहीं करना, वो बोर्ड रिकमेंड करता है, फिर शेयर होल्डर उसे अप्रूव करते हैं हाँ कि सर डिविडेंड लेना है नहीं लेना, वो शेयर होल्डर की मर्जी है। अब तुम्हारे माइंड में आएगा सर शेयर होल्डर कभी मना थोड़ी ना करेगा डिविडेंड लेने से, वो तो कहेगा ले ही लो, नहीं ऑफर करेंगे कि हम आपको बोनस दे देंगे या फिर हम डबल प्राइस पे इशू कर देंगे। हाँ, वो ये कह सकते हैं कि भाई शेयर होल्डर कह सकते हैं कि भाई हमें डिविडेंड चाहिए ही नहीं, आप इसको कंपनी में ही इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो ये नहीं सोच रहे कि फिलहाल डिविडेंड मिल जाए, वो कहता है कि भाई इन्वेस्ट करोगे तो शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, तो वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए सोच रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज करती है, डिविडेंड बांटती ही नहीं है, बोनस दे देती हैं, शेयर प्राइस भी बढ़ जाता है ना उनका, ठीक है। तो रेट ऑफ डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड एंड इट मे वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड्स ऑन द डिविडेंड पॉलिसी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स। बोनस शेयर तो एक स्पेशल कैटेगरी है, लेकिन वो आएगी तो शेयर्स के अंदर, हाँ शेयर्स में ही आएगी, हाँ हाँ वो तो है तो शेयर ही वो, लेकिन उसके बदले में पैसा नहीं आता, वो अदर देन क्या, वो फ्री ऑफ कंसिडरेशन होता है वो, और वो अलग से कंपनी को डिस्क्लोज भी करने पड़ते हैं कि कितने बोनस। हाँ एग्जिस्टिंग, ऐसे राइट शेयर्स भी होते हैं। तो बोलो टाइप ऑफ शेयर समझ में आता है, कितने तरीके के शेयर होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। अब तुम आज जिनका पेपर है तुम लोग चले जाओ, ठीक है, तुम लोग चले जाओ, तुम्हारा पेपर है ना। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, आई क्लियर्ड सीए इन द ग्रुप 2, व्हाट पेपर्स नाउ आई हैव टू गिव सर, एग्जाम्स नहीं होंगे जो। चलो भाई बहुत बढ़िया,
एक बच्चे ने रिवीजन वीडियो देखी थी और उसकी एग्जाम्शन आ गई। बेटा एक नंबर मैं मेंशन कर रहा हूं, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर लेना, फिर मैं आपको बता दूंगा जो भी आपका डाउट है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, शेयर्स कैश में कैसे इशू होते हैं? बस थोड़ा सा देख लेते हैं, ज्यादा नहीं। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, अब देखो एक होती है प्राइवेट कंपनीज और एक होती है पब्लिक कंपनीज। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है और पब्लिक कौन सी होती है? पब्लिक कंपनी लिस्ट हो गई है, लिस्ट अनलिस्ट नहीं, पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड भी हो सकती है कि भाई प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 मेंबर से स्टार्ट होती है, पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये प्राइवेट और पब्लिक कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी बाहर शेयर अपना ऑफर कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी आउटसाइडर को, जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर नहीं कर सकती। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है प्राइवेट कंपनी के केस में, शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते, पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन इज सब प्राइवेट कंपनी भी तो अपने शेयर इशू करती है। अब मैं एक प्राइवेट कंपनी खोल के बैठा हूं तो मैंने भी तो शेयर इशू करे होंगे, मैंने भी तो शेयर होल्डर्स बनाए होंगे, वो मैंने अपनी इच्छा से बनाए, वो कंपनी ने अपनी इच्छा से बनाए, तो उसे बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। अगर तुम लोग मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हो और मैं अपनी मर्जी से तुम्हें शेयर ऑफर कर रहा हूं, कंपनी अपनी मर्जी से शेयर ऑफर कर रही है, प्राइवेट कंपनी, तो उसे बोलेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट। किसी भी वैल्यू पर हो सकती है। हाँ मतलब और मान लो जैसे हमने घर वालों को इशू कर दिया, हाँ, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकते हैं। नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, कुछ ना कुछ पैसा तो आएगा ही ना। अब जैसे मैंने अपनी जो कंपनी बना रही है हमने, उसमें मेरी मदर और मेरी वाइफ शेयर होल्डर है, तो मैंने आधे शेयर मदर को दे रखे हैं, आधे शेयर वाइफ को दे रखे हैं। मतलब जैसे वो अकाउंट्स में से दिखाते हैं कि उनसे पैसा मिला, पैसा एक्चुअली में मिलता है, हाँ। तो एंट्री पूरी कैसे होगी, एंट्री पूरी कैसे होगी, तो पैसा तो आएगा ही, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज शेयर्स आर इशूड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, टर्म यूज होती है यहाँ, ठीक है। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है और प्रोस्पेक्टस के थ्रू इनवाइट करती है जनरल पब्लिक को टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स, ठीक है। हम यहां पर जो सीखते हैं ना, क्वेश्चंस वगैरह जो सॉल्व करेंगे वो सारे पब्लिक कंपनी के करेंगे, क्योंकि एक प्रोसेस के हिसाब से पब्लिक कंपनी के केस में काम चलता है। इंटरेस्टेड पार्टीज मे पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन शेयर इज नोन एज एप्लीकेशन मनी। अब नाउ जब भी कंपनी शेयर पे पैसा मंगाती है तो वो पार्ट्स में मंगाती है। पहली इंस्टॉलमेंट जो होती है उसे बोलते हैं हम एप्लीकेशन मनी, फिर होती है अलॉटमेंट मनी, फिर होती है कॉल्स। कॉल्स को भी कंपनी कई बार 2-3 तक भी ले जाती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। हाँ ठीक है, तो पहली इंस्टॉलमेंट को हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। एप्लीकेशन मनी मस्ट बी एटलीस्ट 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, सेक्शन 39। ये एमसीक्यू आ सकता है कि भाई कंपनीज एक्ट का सेक्शन 39 कहता है कि जो एप्लीकेशन मनी है ना, वो नॉमिनल वैल्यू का मिनिमम 5% होनी चाहिए। फेस वैल्यू है, मान लो फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो एप्लीकेशन मनी कम से कम कितने, अरे 5 नहीं 0.5, 5 तो 50% हो गया ना, ठीक है। तो एप्लीकेशन मनी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 0.5, उससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम 0.5 होनी चाहिए। 100 रुपए का शेयर है तो एप्लीकेशन मनी मिनिमम 5 रुपए होनी चाहिए, उससे कम नहीं हो सकती, उससे ज्यादा हो सकती है। मतलब ये वो पैसे जो हम मंगवा रहे हैं, एप्लीकेशन मनी वो पैसा होता है ना जो कंपनी, जो शेयर होल्डर्स स्टार्टिंग में सब्सक्रिप्शन के टाइम पे कर देते हैं। अब भाई एक चीज बताओ, मैं एक पब्लिक कंपनी हूं, मैंने शेयर ऑफर करे, अब तुम मेरे शेयर खरीदना चाहते हो तो तुमने एप्लीकेशन भर के दे दी, हम खरीदना चाहते हैं, तो कंपनी ये भी तो बोलेगी अगर तुम खरीदना चाहते हो तो पहले कुछ पैसा भी तो डिपॉजिट कराओ। उसके बाद हम देखेंगे। भाई जब तक पैसे डिपॉजिट नहीं कराओगे ऐसे तो हर कोई एप्लीकेशन भरता चला जाएगा। अच्छा जैसे अभी हमने वो देखा था, आईपीओ देखा था, तो उसके अंदर बैंडविड्थ था कि 331 से लेके 350 तक। हाँ। तो उसके अंदर हम कैसे डिसाइड करेंगे? अब देखो वो जो था ना अमाउंट देखा था हमने कि 45 शेयर्स खरीदने हैं, 14,000 समथिंग की इन्वेस्टमेंट है, वहां पर कंपनी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल का चक्कर नहीं डाला, कंपनी ने सारा पैसा स्टार्टिंग में ही एप्लीकेशन के टाइम पे ही मंगा लिया। ऐसा भी हो सकता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली कंपनी कभी भी ना इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाती ही नहीं है। कंपनी क्या करती है, बहुत रेयर केस होता है कि कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगा रही है, नहीं तो कंपनी क्या करती है स्टार्टिंग में ही सारा पैसा मंगा लेती है।
ये प्रोसेस होता है, वो तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। नाउ अ कंपनी कैन नॉट प्रोसीड टू अलॉट शेयर अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड बाय द कंपनी, ठीक है। अब पढ़ते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इस पे आ सकते हैं शॉर्ट नोट एग्जाम में। वो कहते देखो, मान लो एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए, फेस वैल्यू है, कंपनी ने जो इनिशियली प्रिंट कर रही है, ठीक है। अब 100 रुपए का शेयर कंपनी लेट से 150 रुपए में इशू कर दिया, यानी कि 50 रुपए के प्रीमियम पे इशू कर दिया, ठीक है। अब एप्लीकेशन मनी, अब कंपनी पैसा मंगा रही है इंस्टॉलमेंट में, वो कहते हैं पहले एप्लीकेशन मनी मंगाएंगे, फिर अलॉटमेंट मनी मंगाएंगे, फिर कॉल मनी मंगाएंगे। प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली कंपनी ये 150 रुपए पहले ही पूरे मंगा लेती है, उसे बोलते हैं एप्लीकेशन के साथ ही पूरा पैसा मंगा लिया, आगे अलॉटमेंट कॉल वगैरह का चक्कर ही नहीं डाला। लेकिन बुक्स के लिए, किताबों के लिए, क्वेश्चंस के लिए हमारे पास क्या होगा, एप्लीकेशन मनी भी होगी, फिर अगली इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट मनी भी होगी, फिर कॉल्स वगैरह भी होगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन मनी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, वो कहता है सेक्शन कौन सा था 39, सेक्शन 39 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है कि एप्लीकेशन मनी फेस वैल्यू का मिनिमम 5% होनी चाहिए, फेस वैल्यू का, यानी कि 5 रुपए। इतना एप्लीकेशन के टाइम पे मंगाना जरूरी है, इससे ऊपर मंगा सकती है भाई, ऊपर तो हम पूरा भी मंगा सकते हैं ना, हम तो मिनिमम 5 रुपए मंगवाना है, तो 5% ऑफ द फेस वैल्यू, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन मनी के ऊपर एक एमसीक्यू बन सकता है। नाउ मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है कि कितनी मिनिमम एप्लीकेशन कंपनी के पास आ जानी चाहिए। हाँ, वो कहता है एज पर सेबी गाइडलाइंस, सेबी गाइडलाइंस कहती हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड इन एन इशू शैल नॉट बी लेस देन 90% ऑफ द ऑफर थ्रू द ऑफर डॉक्यूमेंट, यानी कि जितनी कंपनी ने एप्लीकेशन जितने शेयर ऑफर करे टू द पब्लिक, उसकी मिनिमम 90% एप्लीकेशन आ जानी चाहिए। मतलब अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर का ऑफर डाला तो मिनिमम 90,000 एप्लीकेशंस आएंगी, तभी कंपनी आगे अलॉटमेंट कर सकती है। मतलब अगर 89,900 एप्लीकेशंस आई तब भी कंपनी अलॉटमेंट कर नहीं सकती, उस पर जो भी एप्लीकेशन मनी कलेक्ट हुई है वो पूरी वापसी करनी पड़ेगी। अब जो हमने क्वेश्चन देखा था 1000 करोड़ का, जो आईपीओ का हमने एग्जांपल देखा था, आईपीओ में क्या था, 1000 करोड़ अगर कंपनी रेस कर रही है, उसमें जो भी शेयर्स बनते हैं, ठीक है, मान लो भाई 1000 करोड़ का 90% कितना हुआ, 900 करोड़, लेकिन एप्लीकेशन आई है 890 करोड़, तो 890 करोड़ वो कंपनी को अलॉटमेंट नहीं कर सकती, कंपनी को वो पूरे पब्लिक को वापसी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मिनिमम 90% एप्लीकेशंस आनी चाहिए एज पर सभी गाइडलाइंस। नाउ इफ द कंपनी does not receive the minimum subscription of the 90% of the issue, all the application money received shall be refunded to the applicants, ठीक है। वो कहता है कि अगर 90% एप्लीकेशन नहीं आती तो कंपनी को जितनी भी एप्लीकेशन मनी कलेक्ट हुई, क्योंकि एप्लीकेशन मनी पहले ही आ जाएगी, वो सारी पैसा कंपनी को क्या करना पड़ेगा, वापसी देना पड़ेगा टू द एप्लीकेंट। कितने दिन के अंदर अंदर, नॉट लेटर देन, कितने दिन के अंदर अंदर, 15 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू। अभी एग्जांपल देखा था, इशू कब क्लोज हुआ था, 11 जनवरी को, ठीक है। वो कह रहा है उसके 15 दिन के अंदर अंदर अगर नॉन अंडर रिटन इशू है, नॉन अंडर रिटन इशू मतलब कोई भी अंडर राइटर्स नहीं इन्वॉल्व, तो 15 दिन के अंदर अंदर। लेकिन अगर अंडर राइटर्स इन्वॉल्व है तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है, 70 दिन का टाइम पीरियड है, कि 70 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू इन केस ऑफ अंडर रिटन इशू, वेयर मिनिमम सब्सक्रिप्शन including development obligation paid by the underwriters is not received within 60 days of the closure of the issue, कि भाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग अंडरराइटर्स वगैरह वो 60 डेज के अंदर अंदर, क्योंकि भाई अंडरराइट जो बच जाता है शेयर्स वो अंडरराइटर सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर मान लो अंडरराइटर ने भी सब्सक्राइब पूरे नहीं करे तब क्या होगा, टोटल क्लोजर ऑफ द इशू से 70 दिन का टाइम पीरियड दिया जा रहा है, कंपनी उनको पैसा वापसी कर देगी। ये 60 दिन होता है कि भाई अंडरराइटर अगर इन्वॉल्व है ना, तो जो बैलेंस शेयर बचता है वो अंडरराइटर को सब्सक्राइब करने पड़ते हैं, उनको 60 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है कि 60 दिन के अंदर अंदर आप सब्सक्राइब कर लो। अगर नहीं करें तो फिर हाँ टाइम पीरियड देंगे,
प्लीज सब्सक्राइब कर लो। जनवरी को बंद हो गया, हाँ, तो हम उसको 60 दिन का और टाइम देंगे कि तुम ये 2 महीने का टाइम दे रहे हैं कि भाई 2 महीने के अंदर अंदर आप सब्सक्राइब कर लो। आप सब्सक्राइब कर लो। अगर बाई चांस वो 60 दिन के बाद नहीं करते तो हमें 70 उसके 10 दिन के बाद हाँ, पैसे वापसी देने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब समझ में आता है? ये 70 के अंदर 60 इंक्लूड है। हाँ, समझ में आ रहा है पॉइंट? ये 70 डेज तभी डाले ना क्योंकि 60 दिन का तो हमने अंडरराइटर को ही टाइम दिया। ठीक है, तो क्या कहता है वो, कहता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, सेबी गाइडलाइंस कहती हैं कि जितने भी शेयर कंपनी ने ऑफर करे टू द पब्लिक उसकी मिनिमम 90% एप्लीकेशन कंपनी के पास आ जानी चाहिए। अगर 90% एप्लीकेशन कंपनी के पास नहीं आई है तो कंपनी को एप्लीकेशन मनी एप्लीकेंट्स को रिटर्न करनी पड़ेगी। कितने दिन के अंदर अंदर, वो देखो टाइम पीरियड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कितने दिन के अंदर अंदर, 15 days ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू इन केस ऑफ अंडर रिटर्न इशू, और 70 days ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू इन केस ऑफ 15 days इन केस ऑफ नॉन अंडर रिटर्न और 70 days ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू इन केस ऑफ अंडर रिटर्न इशू। ये टाइम पीरियड इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सेबी रेगुलेशंस वगैरह जब आप अगर फाइनल में, पता नहीं है या नहीं आपके लॉ में सेबी रेगुलेशंस, तो वहां आप पढ़ोगे। ठीक है, वो देख लेना होती है या नहीं होती, मेरे को भी इतना आइडिया नहीं कि लॉ में सेबी रेगुलेशंस है या नहीं है। नाउ एज पर सेबी रेगुलेशंस एप्लीकेशन मनी शैल नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इशू प्राइस। लो जी, वो कह रहा है सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से, सेबी क्या कहता है, सेबी कहता है कि एप्लीकेशन मनी इशू प्राइस का मिनिमम 25% होनी चाहिए। 150 को 25% कितना हुआ, 37.5। ठीक है, तो एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 37.50 होनी चाहिए। सर ये तो कंफ्यूज हो गया। अभी तो आप कह रहे थे कि एप्लीकेशन मनी 5 रुपए भी चलेगी, अभी आपने बोल दिया 37.5। हम क्या फॉलो करें, फेस वैल्यू पे 5 रुपए और इशू प्राइस पे 37.5। तो हमारे पास इशू प्राइस है तो हम इशू प्राइस लेकर चले या फेस वैल्यू लेकर चले, क्या करें? ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि सर फॉलो किसे करें? अगर तो लिस्टेड कंपनी है तो सेबी लगेगा ना उसके ऊपर, तो सेबी फॉलो होगा। और जैसे जो आईपीओ लॉन्च कर रहा है वो लिस्टेड कंपनी थी, आईपीओ में तो अनलिस्टेड कंपनी, हाँ लिस्ट हो जाएगी ना वो, तो वो तो इसके हिसाब से ही चलेगी, सेबी के हिसाब से चलेगी। अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी अपने शेयर ऑफर कर रही है टू द पब्लिक तो वो क्या होगा, तो वो भी एक तरीके का आईपीओ हो गया। लेकिन वो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट नहीं हो रहा ना, वो सेकेंडरी मार्केट पे नहीं जा रहा, प्राइमरी मार्केट में दिख रहा है। पब्लिक कंपनी जो लिस्ट नहीं अनलिस्टेड है वो ये 5% वाला फॉलो करेगी। हाँ। और जैसे किसी का आईपीओ आ गया, जैसे जोमेटो का आईपीओ हाँ। वो ये सेबी वाला फॉलो करेगी, 25% वाला फॉलो। क्योंकि ये पॉइंट भी सेक्शन नंबर 24 ऑफ द कंपनीज एक्ट में लिखा है कि लिस्टेड कंपनी के केस में जो भी शेयर से रिलेटेड मैटर होंगे ना, उस केस में सेबी को फॉलो किया जाएगा। मतलब लॉ में भी तो ये लिखा है कि जो भी उनका एक्ट है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। राइट। अगर वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते तब हमारे पास है ना, ऐसे हो जाएगा। वो कहता है एज पर सेक्शन 24 मैटर्स related to the issue and transfer of security will be administered by SEBI not by the company law board। भाई शेयर से रिलेटेड कोई भी मैटर है इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी तो सेबी के हिसाब से ही काम होगा, उसमें कंपनी लॉ बोर्ड नहीं देखा जाएगा। लेकिन लिस्टेड कंपनी पे ही लगेगा ना सेबी, तो अनलिस्टेड पे तो सेबी लगने नहीं वाला। बोलो बात समझ में आती है? तो इस पे नोट आ सकता है, शॉर्ट नोट मिनिमम सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, नाउ इशू प्राइस ऑफ अ शेयर इज जनरली रिसीव्ड बाय द कंपनी इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, दैट इज एज अंडर। इंस्टॉलमेंट्स पे आता है इशू प्राइस जनरली। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन मनी, सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट मनी, थर्ड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल मनी, फोर्थ इंस्टॉलमेंट सेकंड कॉल मनी, लास्ट इंस्टॉलमेंट फाइनल कॉल मनी। अब ये डिपेंड करता है कंपनी कितनी इंस्टॉलमेंट में मंगाना चाहती है। प्रैक्टिकली तो कंपनी सारा पैसा एप्लीकेशन में ही मंगा लेती है, लेकिन क्वेश्चंस में आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, कई बार सेकंड कॉल भी देखने को मिल सकता है, उससे आगे नहीं जाता, इतना तक आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, वापसी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था इशू ऑफ शेयर्स फॉर क्या है। एंट्री मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा जब वो दोनों भी आएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ ये जो थोड़ा बहुत थ्योरी का मैटर्स है वो देखा, अब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस पे भी आएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए आपको एक मैं बुक भी दूंगा, तो वो बुक के थ्रू आपको क्वेश्चंस करना है। उसमें मैंने सारे स्टडी मैट के भी क्वेश्चंस डाल दिए हैं, तो वो आप देख लेना। ठीक है, एक बुक है उसमें स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन डाल दिए, प्लस
जो RTP PYQ वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं ना वो भी मैंने उसमें डाल दिए। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस डाले हैं इस बार बुक में, तो वहाँ से देखना क्योंकि अब आपके पास टाइम है पढ़ने का, पॉइंट ये। ठीक है, चलो ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये नोट्स भी मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा। ओके बाय।